नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विपिन कुमार बगड़िया, सहायक आचार्य EAFM राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हिंडौन सिटी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वित्त प्राप्ति के अल्पकालीन एवं मध्यकालीन साधनों के बारे में अध्ययन किया। हमने अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्त के आंतरिक स्रोत एवं बाह्य स्रोतों का अलग अलग अध्ययन किया तथा यह भी देखा कि किस स्रोत के क्या लाभ हैं और क्या दोष हैं। आज हम वित्त के दीर्घकालीन स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः दीर्घकालीन या स्थायी संपत्तियों की खरीद के लिए दीर्घकालीन कोषों का प्रयोग किया जाता है। एक कंपनी दीर्घकालीन वित्त पूंजी तथा दीर्घकालीन ऋण पूंजी से प्राप्त करती है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को प्रारंभ से ही वित्तीय संस्थाओं अथवा स्वयं सरकार से दीर्घकालीन ऋण पूंजी प्राप्त हो जाती है, किंतु निजी क्षेत्र के उपक्रमों को सर्वप्रथम अंश पूंजी से ही वित्तीय ढांचा तैयार करना होता है तथा जब संस्था का व्यवसाय चलने लगता है तब वह ऋण पत्र निर्गमित करके अथवा वित्तीय निगमों से ऋण पूंजी प्राप्त कर सकती है। प्रोफेसर A.S. डेविंग के शब्दों में, विद्यमान उद्योगों के सुधार एवं वृद्धि तथा नए उद्योगों की स्थापना हेतु अनेक योजनाओं एवं उपायों के क्रियान्वयन के लिए दीर्घकालीन वित्त की आवश्यकता होती है। दीर्घकालीन वित्त का प्रयोग मुख्यतः स्थायी संपत्तियों को खरीदने हेतु किया जाता है। एक संस्था के दीर्घकालीन वित्त के साधनों को निम्न चार्ट के माध्यम से देखा जा सकता है। दीर्घकालीन वित्त के साधन: स्वामीगत साधन और ऋणगत साधन। स्वामीगत साधन में समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, स्थगित अंश और सममूल्य रहित अंश आते हैं, जबकि ऋणगत साधनों में ऋण पत्र, अवधि ऋण आते हैं। अंश पूंजी: संयुक्त स्कंद कंपनियों की स्वामित्व पूंजी अंशों में विभक्त होती है। कंपनी अपनी स्वामित्व पूंजी अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त करती है। पूंजी का वह आनुपातिक भाग जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है उसका अंश कहलाता है। दूसरे शब्दों में, कंपनी के स्वामित्व को व्यक्त करने वाली पूंजी को ही अंश या स्टॉक कहा जाता है। विभिन्न पूर्णदत्त अंशों की इकट्ठी रकम को स्कंद की संज्ञा दी जाती है। स्कंद को किसी भी राशि के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है। इस रूप में हम यह कहते हैं कि अंश स्वामित्व की एक इकाई है जिसका धारक कंपनी का आंशिक स्वामी होता है। स्वामित्व का प्रतिनिधित्व अंश प्रमाण पत्र द्वारा होता है। अंश के आवंटन के पश्चात प्रत्येक अंशधारी को जिसे अंश आवंटित किए गए हैं एक अंश प्रमाण पत्र निर्गमित किया जाता है। इस अंश प्रमाण पत्र में अंशधारी द्वारा धारित अंशों की संख्या, उनके क्रमांक तथा उनका अंकित मूल्य लिखा रहता है। अंशों के निर्गमन से प्राप्त अंश पूंजी की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनकी वित्तीय प्रबंधकों को जानकारी होनी चाहिए। अंश पूंजी की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। स्थायी पूंजी की प्राप्ति, लाभांश देने की अनिवार्यता नहीं, संपत्ति को बंधक रखने की आवश्यकता नहीं, कंपनी के जीवन काल में धन वापसी नहीं, कंपनी के समापन पर समस्त देनदारियों के भुगतान के बाद धन की वापसी, अंशधारियों को अपने अंश बेचने का अधिकार, आय में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार, कंपनी के प्रबंध में अधिकार, सीमित दायित्व, विभिन्न प्रकार के अंशों का निर्गमन। अब हम समता अंशों के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। एक देश में विभिन्न प्रकार के विनियोक्ता होते हैं। कुछ विनियोक्ता कम जोखिम उठाने तथा निश्चित आय प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। कुछ विनियोक्ता अधिक जोखिम सहन करने को तैयार होते हैं यदि उन्हें अधिक आय की आशा हो। अतः इस विभिन्न प्रकार के विनियोक्ताओं से धन प्राप्ति करने के लिए कंपनी प्रबंध विभिन्न प्रकार के अंशों का निर्गमन करती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार दो प्रकार के अंशों का निर्गमन किया जा सकता है: समता अंश इक्विटी शेयर तथा नंबर 2 पूर्वाधिकार अंश प्रीफर्ड शेयर।
भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के पूर्व तक कंपनियां स्थगित अंशों का निर्गमन भी कर सकती थी, परंतु 1956 के अधिनियम द्वारा इस प्रकार के अंशों के निर्गमन पर रोक लगा दी गई है। समता अंश पूंजी। कंपनी के वित्तीय ढांचे में समता अंश पूंजी का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह पूंजी ही व्यापार की आधारशिला है, जिसके बिना कंपनी के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसी के बल पर कंपनी के प्रबंधक पूर्वाधिकार पूंजी एवं ऋण पूंजी प्राप्त करते हैं। समता अंशधारी ही कंपनी के वास्तविक स्वामी तथा जोखिम वहन करने वाले होते हैं। समता पूंजी की सहायता से ही कंपनी के वित्तीय प्रबंधक वित्तीय संकटों का सामना करते हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार सामान्य अंश वे हैं जो पूर्वाधिकार अंश नहीं हैं। दूसरे शब्दों में समता अंश वे अंश हैं जिन पर लाभांश एवं समापन पर पूंजी की वापसी का पूर्वाधिकार नहीं होता है। सामान्य अंशधारी अंतिम जोखिम धारक तथा अवशिष्ट आय एवं संपत्ति को बांटने वाले होते हैं। समता अंशों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं: परिपक्वता, आय पर अधिकार, संपत्तियों पर अधिकार, प्रबंध एवं नियंत्रण का अधिकार, जोखिम, लाभांश की अस्थिरता, मताधिकार, अंशों के क्रय का पूर्वाधिकार। समता अंश के बाद कंपनियां जो दूसरे प्रकार के अंश जारी कर सकती है वे हैं पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये वे अंश होते हैं जिनके धारकों को कुछ पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। ये वे अंश हैं जिनके स्वामियों को लाभांश प्राप्त करने तथा कंपनी के समापन के समय संपत्तियों में वितरण में समता अंशधारियों की अपेक्षा पूर्वाधिकार प्राप्त होता है। अतः इन्हें समता अंशों से पूर्व लाभांश तथा समापन के समय समता अंशों से पूर्व अंश पूंजी प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंशों की निम्न विशेषताएं होती हैं: इनकी एक निश्चित परिपक्वता होती है, आय का पूर्वाधिकार होता है, संपत्तियों पर पूर्वाधिकार होता है। ये पूर्वाधिकार अंश कई प्रकार के होते हैं, जैसे असंचयी एवं संचयी पूर्वाधिकार अंश, शोध्य एवं अशोध्य पूर्वाधिकार अंश, भागयुक्त एवं अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। इस प्रकार जब पूर्वाधिकार कंपनी को लाभों में केवल पूर्व निर्धारित दर से ही लाभांश पाने का अधिकार होता है तथा अतिरिक्त लाभों में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है, तो ऐसे अंशों को अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। तीसरे अंश हैं स्थगित अंश हैं। अब वर्तमान में इन अंशों को जारी नहीं किया जाता है। कंपनी अधिनियम 1956 के पूर्व भारतीय कंपनियों को इस प्रकार के अंश निर्गमन करने का अधिकार था। इस प्रकार के अंश प्रवर्तकों संस्थापकों को उनकी सेवाओं के बदले दिए जाते थे, इसलिए इन्हें प्रवर्तकों एवं संस्थापकों के अंशों के नाम से भी संबोधित किया जाता है। स्थगित अंशों के निर्गमन से समता अंशों की स्थिति कुछ असामान्य हो जाती थी तथा प्राथमिकता क्रम में इनका स्थान सबसे बाद आता था। ऋण पत्रों पर ब्याज तथा पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद ही इन पर लाभांश दिया जाता था। इन पर लाभांश की दर बहुत ऊंची होती थी। इन अंशों का अंकित मूल्य बहुत कम होता था, परंतु अंशों को समता अंशों के बराबर समान अधिकार प्राप्त होते थे। इन अंशों की इसी तथ्य के आधार पर आलोचना की जाती थी कि कंपनी में बहुत थोड़ी पूंजी लगाकर संस्थापक लोग कंपनी की कुल मतदान शक्ति के एक बड़े भाग का नियंत्रण करने में सफल हो जाते थे। इसी असमानुपाती मताधिकार के कारण इन अंशों को समाप्त करने की समय समय पर मांग की जाती थी। भाभा समिति ने इन्हें समाप्त करने का सुझाव दिया था। 1956 के भारतीय कंपनी अधिनियम में दो प्रकार के अंशों के निर्गमन की व्यवस्था की गई है। ये समता अंश और पूर्वाधिकार अंश हैं। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 88 के अनुसार पूर्वाधिकार अंशों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के ऐसे अंशों के निर्गमन को निषेध कर दिया है जिन्हें असमानुपातिक मताधिकार प्राप्त हो। 1956 के कंपनी अधिनियम की धारा 89 के अनुसार यह व्यवस्था की गई थी कि जिन कंपनियों में स्थगित अंश थे उन्हें इस अधिनियम के लागू होने के 1 वर्ष के अंदर ऐसे अंशों या अंशों में परिवर्तित करना आवश्यक था जिससे समानुपातिक मताधिकार प्राप्त हो। सममूल्य रहित अंश। सममूल्य रहित अंश निर्गमित करने का कानून सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य में सन 1912 में पारित किया गया। बाद में अन्य राज्यों में इसके निर्गमन के कानून पारित किए गए। गस्टेनबर्ग के अनुसार सममूल्य रहित अंशों का तात्पर्य ऐसे अंशों से है जिनका कोई सममूल्य अथवा अंकित मूल्य नहीं होता है।
ऋण पूंजी में पहला आता है ऋण पत्र डिबेंचर। कंपनी के लिए दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने के लिए बाह्य साधनों में ऋण पत्र एक महत्वपूर्ण साधन है। एक कंपनी अपने पार्षद सीमा नियम द्वारा अधिकार दिए जाने पर ऋण पत्रों का निर्गमन करके दीर्घकालीन वित्त प्राप्त कर सकती हैं। ऋण पत्र कंपनी की सार्वमुद्रा के अंतर्गत निर्गमित किया गया ऋण की स्वीकृति का प्रमाण पत्र होता है, जिसमें ऋण की राशि, उस पर देय ब्याज दर व अन्य शर्तें अंकित होती हैं। यहाँ ऋण पत्रों की निम्न विशेषताएं होती है। ऋण पत्रों पर एक स्थिर आय होती है, संपत्तियों पर अधिकार होता है, नियंत्रण का अधिकार होता है, लिखित स्वीकृति होती है, ऋणों का पुनर्भुगतान होता है। ऋण पत्रों के प्रकार। ऋण पत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे सुरक्षा के आधार पर जब ऋण पत्रों के निर्गमन के समय कंपनी द्वारा अपनी संपत्ति बंधक रख दी जाती है तब ऋण पत्रों को सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। बंधक रखी गई संपत्ति की प्रकृति के आधार पर सुरक्षित ऋण पत्रों के दो उपभेद हैं। यह स्थायी संपत्ति की जमानत पर ऋण पत्र निर्गमित किए जाते हैं तो उन्हें स्थायी ऋण पत्र कहते हैं, तथा चल संपत्ति की जमानत के आधार पर ऋण पत्र चल ऋण पत्र कहलाते हैं। यदि ऋण पत्र बगैर किसी संपत्ति की जमानत के निर्गमित किए जाते हैं तो उस दिशा में उसे असुरक्षित ऋण पत्र कहलाते हैं। इन्हें सामान्य तथा नग्न ऋण पत्र कहते हैं। परिवर्तनशीलता के आधार पर यदि एक कंपनी ऋण पत्रों के निर्गमन के समय ऋण पत्र धारकों को यह विकल्प देती है कि उनके ऋण पत्र को एक निर्धारित अवधि में समता अंशों में परिवर्तित करवाया जा सकता है तो उनको परिवर्तनशील ऋण पत्र कन्वर्टेबल डिबेंचर कहते हैं। यदि ऋण पत्र धारकों को अधिकार प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे ऋण पत्र अपरिवर्तनशील ऋण पत्र कहलाते हैं। हस्तांतरण के आधार पर यदि ऋण पत्रों के स्वामित्व का हस्तांतरण केवल उनकी सुपुर्दगी द्वारा ही हो जाता है तो उन्हें वाहक ऋण पत्र कहते हैं। इसके विपरीत यदि ऋण पत्रों के स्वामित्व के हस्तांतरण हेतु कंपनी के कार्यालय में पुराने ऋण पत्रधारी के स्थान पर नए ऋण पत्रधारी का नाम, पता, व्यवसाय आदि की सूचना देना अनिवार्य होता है तो उन्हें पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। इसी तरह प्राथमिकता के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस कंपनी के समापन की स्थिति में जिन ऋण पत्रों की राशि वापस लौटाने में प्राथमिकता दी जाती है उनको पूर्वाधिकारी ऋण पत्र कहते हैं। जिन ऋण पत्रों को यह प्राथमिकता नहीं दी जाती उन्हें सामान्य ऋण पत्र कहते हैं। सावधि ऋण। सावधि ऋण वे होते हैं जिनका वापस भुगतान 1 साल से अधिक अवधि के बाद किया जाता है। इनका प्रयोग स्थिर संपत्तियों की खरीद तथा कार्यशील पूंजी का मार्जिन प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये ऋण अल्पकालीन ऋण से इस अर्थ में भिन्न होते हैं कि अल्पकालीन ऋण कार्यशील पूंजी की नियमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होते हैं तथा 1 वर्ष से कम अवधि में स्वतः शोधित होते हैं। सावधि ऋण भारत में व्यापारिक बैंकों तथा विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाते हैं। विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय निवेश एवं साख निगम, राज्य स्तर पर औद्योगिक विकास निगम में वित्त निगम हैं। सावधि ऋणों की प्रमुख विशेषताएं। इनमें एक प्रतिभूति रखी जाती है, ब्याज व मूल की वापसी होती है, प्रतिबंधात्मक अनुबंध होता है। इसके अलावा इस प्रकार हमने पिछले और इस वीडियो में हमने वित्त प्राप्ति के अल्पकालीन या मध्यकालीन स्रोतों के बारे में अध्ययन किया तथा आज हमने दीर्घकालीन स्रोतों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, स्थगित अंशों आदि के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों, इस प्रकार जब एक नई कंपनी की शुरुआत होती है या कोई ऐसी कंपनी जो विकासात्मक कार्यों को करना चाहती है, अपनी पूंजी की व्यवस्था अल्पकालीन या मध्यकालीन स्रोतों से ही करती है। धन्यवाद साथियों।